मध्ययुगीन यूरोप के इतिहास के पन्नों में अंधकार युग के बाद प्रकाश की किरण बनकर उभरने वाले सबसे महान शासकों में से एक का नाम शार्लेमेन है। उन्हें कार्ल द ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने पश्चिमी यूरोप के बिखरे हुए राज्यों को एक सूत्र में पिरोने का असंभव कार्य किया। शार्लेमेन का जन्म अनुमानित रूप से 618 ईस्वी में हुआ था, जो फ्रांस के राजा पिपिन द शॉर्ट और उनकी पत्नी बटराड़ा के सबसे बड़े पुत्र थे। उनका जन्म एक ऐसे दौर में हुआ था जब रोमन साम्राज्य का पतन हो चुका था और यूरोप विभिन्न बर्बर जनजातियों के संघर्ष का मैदान बना हुआ। बचपन से ही शार्लेमेन ने अपने पिता से युद्ध कौशल और शासन की बारीकियां सीखी, जो उस समय एक राजा के लिए अनिवार्य गुण थे। शार्लेमेन शारीरिक रूप से अत्यंत प्रभावशाली थे। मजबूत और तेजस्वी आंखों वाला व्यक्ति बताते हैं। वे हमेशा फ्रैंकिश वेशभूषा पहनना पसंद करते थे, जिसमें लिनेन की कमीज और रेशमी किनारों वाला ट्यूनिक शामिल होता था। वर्ष जिससे फ्रैंकिश साम्राज्य का भार उनके और उनके छोटे भाई कार्लोमन के कंधों पर आ गया। राज्य को दोनों भाइयों के बीच विभाजित किया गया था, लेकिन उनके बीच संबंध तनावपूर्ण और अविश्वास से भरे हुए थे। शार्लेमेन को हमेशा यह डर सताता था कि यह विभाजन फ्रांस की शक्ति को कमजोर कर देगा और बाहरी दुश्मनों को मौका दे देगा। शार्लेमेन का साथ दिया और 706 ईस्वी में उनके भाई कार्लोमन की अचानक मृत्यु हो गई, जिससे वे पूरे फ्रैंकिश साम्राज्य के एकमात्र शासक बन गए। सत्ता संभालते ही शार्लेमेन ने अपनी सैन्य महत्वाकांक्षाओं को स्पष्ट कर दिया और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करने का संकल्प लिया। उनका पहला बड़ा अभियान एक्विटेन में विद्रोह को कुचलने के लिए था, जहां उन्होंने अपनी रणनीतिक प्रतिभा का पहला परिचय दिया। इसके बाद उन्होंने इटली की ओर रुख किया, जहां लोम्बार्ड्स ने पोप के क्षेत्रों पर खतरा पैदा कर रखा था। शार्लेमेन ने अपनी पहली पत्नी को तलाक दे दिया था, जो लोम्बार्ड राजा डेसिडेरियस की बेटी थी, जिससे दोनों राज्यों के बीच शत्रुता और बढ़ गई थी। उन्होंने आल्प्स को पार किया और लोम्बार्ड्स की राजधानी पाविया को घेर लिया। लंबे समय तक चली घेराबंदी के बाद पाविया का पतन हुआ और शार्लेमेन ने खुद को लोम्बार्ड्स का राजा घोषित कर दिया। यह पहली बार था जब किसी फ्रैंकिश राजा ने इटली के एक बड़े हिस्से पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित किया था। इटली में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद यहाँ शार्लेमेन ने अपना ध्यान उत्तर की ओर सैक्सन्स की ओर केंद्रित किया। सैक्सन युद्ध उनके शासनकाल का सबसे लंबा और सबसे क्रूर संघर्ष साबित हुआ, जो लगभग 3 दशकों में है। सैक्सन्स मूर्ति पूजक थे और उन्होंने ईसाई धर्म स्वीकार करने से लगातार इनकार किया, जो शार्लेमेन के लिए एक धार्मिक और राजनीतिक चुनौती थी। शार्लेमेन ने सैक्सन्स के पवित्र स्तंभ हिरमिनसुल को नष्ट कर दिया, जो उनकी आजीसी थे। इस कार्य ने सैक्सन्स को क्रोधित कर दिया और उन्होंने बार बार विद्रोह किया, जिससे यह शार्लेमेन ने निर्दयता पूर्वक विद्रोह को कुचला और हजारों सैक्सन्स को तलवार के घाट उतार दिया। वार्डन का नरसंहार कुख्यात है। उन्होंने सैक्सन्स को जबरन बपतिस्मा देने और ईसाई बनाने के लिए कठोर कानून लागू किए। सैक्सन नेता विडुकिन ने लंबे समय तक प्रतिरोध का नेतृत्व किया और शार्लेमेन के लिए एक निरंतर सिरदर्द बना रहा। अंततः 653 ईस्वी में विडुकिन ने आत्मसमर्पण कर दिया और ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया। शार्लेमेन की एक बड़ी जीत थी। सैक्सन्स के साथ युद्ध के समानांतर शार्लेमेन ने दक्षिण में स्पेन की ओर भी अभियान चलाया। वहां मुस्लिम शासकों के बीच आंतरिक कलह का फायदा उठाने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन अभियान पूरी तरह सफल नहीं रहा। रोनसेवास दर्रे पर बास्क लोगों ने उनकी सेना के पिछले हिस्से पर घात लगाकर हमला किया।
इस युद्ध में उनके वफादार नाइट रोलैंड की मृत्यु हो गई, जिसकी वीरता बाद में सॉन्ग ऑफ रोलैंड महाकाव्य का आधार बनी। स्पेन में पूर्ण विजय न मिलने के बावजूद शार्लेमेन ने स्पेनिश मार्च की स्थापना की, जो मुसलमानों के खिलाफ एक बफर जोन कैरी करता था। उन्होंने अवर्स के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया, जो एक खानाबदोश जनजाति थी और जिन्होंने विशाल खजाना जमा कर रखा था। शार्लेमेन की सेना ने अवर्स के रिंग नामक किले को तोड़ा और अकल्पनीय मात्रा में सोना और चांदी लूटा। इस धन ने शार्लेमेन को अपने दरबार को भव्य बनाने और अपने वफादारों को पुरस्कृत करने में सक्षम बनाया। उनके निरंतर युद्ध अभियानों ने उन्हें यूरोप का लौह पुरुष बना दिया था, जिसकी तलवार के सामने कोई टिक नहीं सकता था। लेकिन शार्लेमेन केवल एक योद्धा नहीं थे, वे एक कुशल प्रशासक और सुधारक भी थे। उन्होंने अपने विशाल साम्राज्य को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए काउंट्स की नियुक्ति की, जो स्थानीय स्तर पर शासन करते थे। इन काउंट्स पर नजर रखने के लिए उन्होंने मेस्सी डोमिनिची नामक शाही दूतों की प्रणाली शुरू की। ये दूत साल में एक बार काउंट्स के क्षेत्रों का दौरा करते थे और सीधे राजा को रिपोर्ट करते थे कि न्याय सही ढंग से हो रहा है नहीं। शार्लेमेन ने कानूनों को संहिताबद्ध करने का भी प्रयास किया, जिसे कैपिटलिस कैपिटुलारिस के रूप में जाना जाता है। उन्होंने मुद्रा में सुधार किया और चांदी के डेनारियस सिक्के को मानक मुद्रा बनाया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान इतना महत्वपूर्ण था कि इसे कैरोलिंगियन पुनर्जागरण कहा जाता है। स्वयं कम पढ़े लिखे होने के बावजूद वे लिखना सीखने की कोशिश करते थे। वे विद्या के महान संरक्षक थे। उन्होंने यूरोप भर से विद्वानों को अपने दरबार में आमंत्रित किया, जिनमें सबसे प्रमुख यूरोप के एल्क्विन एल्क्विन ने महल के स्कूल की स्थापना की, जहां शाही बच्चों और दरबारियों को शिक्षित किया जाता था। इस पुनर्जागरण ने प्राचीन लैटिन पांडुलिपियों को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो अन्यथा नष्ट हो सकती थी। उन्होंने कैरोलिंगियन मिनस्क्यूल नामक एक नई लिपि के विकास को बढ़ावा दिया। शार्लेमेन धर्मनिष्ठ ईसाई थे और उन्होंने चर्च के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखे। उन्होंने कई मठों और कैथेड्रल का निर्माण कराया और चर्च को भारी दान दिया। उनकी राजधानी आचेन को दूसरा रोम बनाने की उनकी महत्वाकांक्षा थी। आचेन के पैलेटिन चैपल का निर्माण बीजेंटिन वास्तुकला से प्रेरित होकर किया गया, जो आज भी उनकी महानता का गवाह है। शार्लेमेन को गर्म पानी के झरनों में नहाना बहुत पसंद था और इसीलिए उन्होंने आचेन को अपने निवास के रूप में चुना। उनके व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उन्होंने कई शादियां की और उनके कई बच्चे थे। विशेष रूप से वे अपनी बेटियों के प्रति बहुत सुरक्षात्मक थे और उन्होंने अपने जीवन काल में उन्हें शादी करने की अनुमति नहीं दी। रोम में पोप लियो तृतीय पर विद्रोहियों द्वारा क्रूर हमला किया गया, जिससे वे भागने पर मजबूर हो गए। पोप लियो ने पैडरबॉर्न में शार्लेमेन के शिविर में शरण ली और उनसे मदद की गुहार लगाई। शार्लेमेन ने पोप की रक्षा करने और रोम में व्यवस्था बहाल करने का वचन दिया। ईस्वी के अंत में वे रोम पहुंचे और एक परिषद बुलाई, जिसने पोप को निर्दोष घोषित किया और उन्हें उनके पद पर बहाल किया। के दौरान जब शार्लेमेन सेंट पीटर्स बेसिलिका में वेदी पर प्रार्थना कर रहे थे, पोप अचानक पोप ने एक सोने का शाही ताज निकाला और उसे शार्लेमेन के सिर पर रख दिया। इस घटना ने शार्लेमेन को पवित्र रोमन सम्राट बना दिया, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के पुनरुद्धार का प्रतीक था। कहा जाता है कि शार्लेमेन को इस राज्याभिषेक की पूर्व सूचना नहीं थी और वे इससे संकोच में थे। हालांकि इतिहासकार इस पर बहस करते हैं। इस ताजपोशी ने बीजांटिन साम्राज्य, पूर्वी रोमन साम्राज्य को नाराज कर दिया, जो खुद को एकमात्र वैध रोमन उत्तराधिकारी मानता था। सम्राट रिवीजिया आने के बाद
शारलेमेन की शक्ति और प्रतिष्ठा अपने चरम पर पहुंच गई और बगदाद के खलीफा हारून अल रशीद जैसे दूरदराज के शासकों ने भी उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने पुत्रों के बीच साम्राज्य को विभाजित करने की योजना बनाई थी। फ्रैंकिश परंपरा थी। अपने जीवन के अंतिम समय में वे बीमार रहने लगे और उन्होंने शिकार और यात्राएं करना बंद कर दिया। 1827 को फेफड़ों में संक्रमण प्लरिश के कारण 76 वर्ष की आयु में उनका निधन हो गया। शारलेमेन की मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य गृह युद्ध और बाहरी आक्रमणों के कारण धीरे धीरे बिखर गया। शारलेमेन की किंवदंतियां सदियों तक कवियों और लेखकों को प्रेरित करती रहीं, जिन्होंने उन्हें शिष्टता और ईसाई धर्म के रक्षक के रूप में चित्रित किया। शारलेमेन का जीवन यह साबित करता है कि एक व्यक्ति की दृष्टि और दृढ़ संकल्प अराजकता में भी व्यवस्था ला सकता है। उनकी कहानी तलवार की ताकत और कलम की शक्ति दोनों के संतुलन का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। पवित्र रोमन साम्राज्य किसी न किसी रूप में 1000 साल तक चला। शारलेमेन पवित्र साम्राज्य का ताज पहनने वाले राजा वास्तव में इतिहास के उन दिग्गजों में से है जिनकी गूंज कभी समाप्त नहीं होती। शारलेमेन ने व्यापार मार्गों को सुरक्षित किया और बाजारों को विनियमित किया। इनसे अर्थव्यवस्था में जान आई। उन्होंने यहूदियों को अपने साम्राज्य में व्यापार करने और रहने की अनुमति देकर धार्मिक सहिष्णुता का भी परिचय दिया। उनके दरबार में संगीत, कविता और कला को विशेष ही स्थान प्राप्त था। शारलेमेन को खगोल विज्ञान में गहरी रुचि थी और वे तारों की गति का अध्ययन करते थे। उन्होंने राइन नदी पर एक लकड़ी का पुल बनवाया था, जो उनकी इंजीनियरिंग महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। दुश्मनों के प्रति क्रूर होने के बावजूद वे अपने दोस्तों और परिवार के प्रति अत्यंत उदार और वफादार थे। उनका व्यक्तित्व विरोधाभासों से भरा था। एक धर्मनिष्ठ ईसाई जो कई पत्नियां रखता था और एक अनपढ़ व्यक्ति जो शिक्षा का संरक्षक था। उन्होंने कृषि सुधारों पर भी ध्यान दिया और शाही जागीरों के प्रबंधन के लिए विस्तृत निर्देश जारी किए। शारलेमेन के शासनकाल में पांडुलिपियों में चित्रों और सजावट की कला का विकास हुआ। बोडेस्कल इवेंजेलिस्ट्रिया वोदेस्काल्ट एवांगेलिस्टरी उनके समय की कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। उन्होंने अपनी सेना में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाए थे। अच्छा से शारलेमेन ने वाइकिंग्स के बढ़ते खतरे को पहचाना और तटीय सुरक्षा को मजबूत करने का आदेश दिया। एक बार उन्होंने कहा था कि उन्हें अफसोस है कि उन्होंने वाइकिंग्स को पूरी तरह से नहीं रोका, जो भविष्य में उनके साम्राज्य के लिए मुसीबत बनेंगे। उनके जीवन काल में ही उनके कारनामों के बारे में लोक कथाएं बनने लगी थी। उन्होंने अपने साम्राज्य में मानकीकृत माप और तौल की प्रणाली लागू की। शारलेमेन की कूटनीति ने उन्हें पूर्वी रोमन साम्राज्य और इस्लामी खलीफा दोनों के साथ शक्ति संतुलन बनाए रखने में मदद की। ईस्वी में बीजान्टीन सम्राट माइकल प्रथम ने अंततः शारलेमेन को सम्राट के रूप में मान्यता दी। यह मान्यता पश्चिमी यूरोप की संप्रभुता और शक्ति की एक बड़ी पुष्टि थी। शारलेमेन की धार्मिक नीतियों ने पश्चिमी ईसाई धर्म कैथोलिक के प्रसार और सुदृढ़ीकरण में मदद की। उन्होंने लैटिन भाषा को प्रशासन और चर्च की आधिकारिक भाषा के रूप में स्थापित किया। शारलेमेन का साम्राज्य आधुनिक फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड और अन्य देशों के हिस्सों को कवर करता था। उनके द्वारा स्थापित होली रोमन एम्पायर का विचार नेपोलियन के समय तक यूरोपीय राजनीति पर हावी रहा। शारलेमेन के व्यक्तिगत सचिवों जीवनी लिखी उनकी जीवनी लिखी, जो उनके जीवन का सबसे विश्वसनीय स्रोत है। शिक्षक और राजा के रूप में वर्णित किया। शारलेमेन को शिकार करना पसंद था, जो उस समय बड़प्पन का प्रतीक था और युद्ध के अभ्यास के रूप में भी देखा जाता था। शौकीन थे।
और ते मसर से से भुर्शी स्वरूप से भुना हुआ मांस, जिसे अंकित डोगे खेती संज्ञा ऐते के अत्यंत लगता। वे सादगी और संयम के भी पक्षधर थे और नशे को नापसंद करते थे। शार्लेमेन ने गरीबों की मदद के लिए भी कानून बनाए और चर्च को अपनी आय का 10वां हिस्सा देने का आदेश दिया। उन्होंने अपने महल में एक विशाल स्विमिंग पूल बनवाया था, जहां वे अपने बेड से अधिक दरबारियों के साथ तैरते थे। शार्लेमेन की मृत्यु के समय उनका साम्राज्य अपने आकार और शक्ति में अद्वितीय था। उनके बाद आने वाले शासकों के लिए वे हमेशा एक आदर्श मापदंड बने रहे। वेडन की संधि शीर्षवी ने उनके साम्राज्य को 3 भागों में विभाजित कर दिया। आधुनिक राष्ट्रों का उदय हुआ। पश्चिमी फ्रैंकिया फ्रांस बन गया और पूर्वी फ्रैंकिया जर्मनी का केंद्र बना। लोथारिंगिया दोनों के बीच संघर्ष का कारण बना रहा। शार्लेमेन के समय में सड़कों और बुनियादी ढांचे में सुधार से यात्रा करना थोड़ा सुरक्षित हो गया। उन्होंने गुलामी शर्तों की प्रथा को पूरी तरह समाप्त नहीं किया, लेकिन दासों की स्थिति में कुछ सुधार किए। शार्लेमेन का प्रभाव इतना गहरा था कि राजा शब्द कई स्लाविक भाषाओं में उनके नाम कार्ल क्रोल से बना है। टेरो कार्ड्स में किंग ऑफ हार्ट्स को अक्सर शार्लेमेन का चित्रण माना जाता है। उनकी तलवार जॉयूस आज भी लॉवर संग्रहालय में रखी हुई है, या कम से कम उसका कुछ हिस्सा। शार्लेमेन को एंटिपोप पास्कली द्वारा संत घोषित किया गया था, हालांकि चर्च ने इसे पूरी तरह मान्यता नहीं दी। आचरण में उन्हें आज भी पवित्र व्यक्ति के रूप में सम्मानित किया जाता है। इन्हीं शार्लेमेन का जीवन संघर्ष से विजय, विश्वास और मानव स्वभाव की त्रुटियों की एक महाकाव्य गाथा है। उन्होंने साबित किया कि ज्ञान और तलवार तो बदल सकते हैं। उनका साम्राज्य भले ही बिखर गया हो, लेकिन यूरोप की अवधारणा उनकी ही देन है। इतिहास उन्हें हमेशा उस राजा के रूप में याद रखेगा जिसने पश्चिम को जगाया। शार्लेमेन एक योद्धा और एक सम्राट। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि महानता विरासत में नहीं मिलती, उसे अर्जित करना पड़ता है। अंततः शार्लेमेन का नाम समय की रेत पर अमिट अक्षरों में लिखा गया है।